हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है डीएससी 4 पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और हिंदी में से लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण कहा जाता है। और ये सेमेस्टर 6 में भी होता है। सेमेस्टर 6 में किसके पास होता है? जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है उनके पास भी ये सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने क्या कराया आपको। इसमें मैं आपको पीवाईक्यू कराने वाला हूं। वन शॉट वीडियो है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से एनालाइज करके मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं। इससे बाहर गारंटेड कह रहा हूं कि इस वीडियो के बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन आएंगे। ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत लैंग्वेज घुमा दे, बाकी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। बहुत ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही आपको बताते हुए चल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक बार देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में जो मिलेगा वो आपको मिलेगा लोक प्रशासन क्या है। ठीक है, यानी कि लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, लोक प्रशासन को परिभाषित करना है। लोक प्रशासन के बारे में आपको बताना है कि एज ए डिसिप्लिन, एक सब्जेक्ट के रूप में, डिसिप्लिन मतलब एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में हम लोक प्रशासन को क्यों पढ़ते हैं या कैसे पढ़ते हैं, इसका क्या महत्व होता है। बहुत सारी चीजें जो है आपके इस क्वेश्चन में कवर हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगर लोक प्रशासन से, तो सभी तरह के क्वेश्चन आपके इसके आंसर से कवर हो जाएंगे। यानी मैंने आंसर में सारी चीजें कवर कर दी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक बार समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। लोक प्रशासन जो होता है वो आखिर है क्या? तो लोक प्रशासन जो है आधुनिक राज्य की कार्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। आधुनिक राज्य का मतलब क्या है? मॉडर्न सरकार, गवर्नमेंट। ठीक है, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है। राज्य का मतलब सरकार से, यानी आज के समय में जो आधुनिक सरकार है उसका काम करने का जो तरीका होता है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है लोक प्रशासन। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये सरकार की नीतियों को लागू करने और जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम है। यानी सरकार ने जो नीति बनाई है, यानी सरकार ने मान लो कोई पॉलिसी बनाई है, तो उस पॉलिसी को लागू करवाने का काम जो है वो हमारा लोक प्रशासन करेगा। ठीक है, आज के जटिल समाज में, क्योंकि समाज आज के समय में जटिल हो चुका है और लोक प्रशासन का जो महत्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसे एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में मान्यता मिली है। स्वतंत्र अनुशासन का मतलब है एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे स्वतंत्र सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, वो एक स्वतंत्र सब्जेक्ट है। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो भी एक स्वतंत्र सब्जेक्ट है। जियोग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, अपने आप में वो एक सब्जेक्ट होता है, उसको बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है। इसी तरीके से लोक प्रशासन भी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता है। ठीक है, लोक प्रशासन में बहुत सारी चीजें आ जाती है जो आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन समझा, तो चलिए आगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लोक प्रशासन में दो शब्द हैं, एक तो आपको ये लोक यहाँ पे लिखा दिख रहा है और दूसरा प्रशासन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो लोक का मतलब क्या है? यहाँ पे जनता और सरकार से इसका मतलब होता है। लोक का मतलब है जनता और सरकार से। प्रशासन का मतलब होता है एक व्यवस्थित तरीके से, ठीक है, सिस्टम को चलाना, व्यवस्था को चलाना, या फिर आप ये कह लो कि जो सरकार ने जो कानून बना दिए हैं, जो पॉलिसी बना दी है, उसको व्यवस्थित तरीके से, अच्छे तरीके से लागू करना ही प्रशासन का काम होता है। तो सरकार क्या करती है? सरकार के द्वारा जनता के हित में किए जाने वाले कार्यों का प्रबंधन। आप इसको और सिंपल शब्दों में समझोगे, आसान भाषा में समझोगे कि लोक प्रशासन क्या है, तो आप ये कहोगे कि सरकार जो होती है, सरकार के द्वारा जनता के हित में, यानी जनता के फायदे में जो किया जाने वाला काम होता है, उसको जो उस काम का जो मैनेजमेंट होता है, उसी को हम लोक प्रशासन कहते हैं। ठीक है, इसमें नीतियों का निर्माण होता है, इसमें पॉलिसी बनाई जाती है, फिर उस पॉलिसी को लागू किया जाता है। ठीक है, सार्वजनिक सेवाओं का वितरण भी इसमें शामिल है। यानी जैसे सार्वजनिक सेवाओं का वितरण, जो जैसे आप देखते हो ना, राशन वगैरह बांटा जाता है, या सरकार कोई स्कीम के तहत कुछ फ्री चीजें बांट रही होती है जनता को, तो जो सार्वजनिक रूप से बांटी जाने वाली चीज है, ठीक है, जिसका वितरण हो रहा हो, तो उनका भी एक तरीके से प्रबंधन इसमें देखा जाता है। फिर इस प्रकार लोक प्रशासन केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये व्यवहारिक प्रक्रिया भी है। ठीक है, इसको केवल सिद्धांत मत मानना, बल्कि ये लागू की जाती है तो व्यवहारिक मानी जाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है कि भाई क्या लोक प्रशासन, वैसे लोक प्रशासन, आधुनिक लोक प्रशासन जो है, इसका उदय जो है 19वीं शताब्दी में माना जाता है। ठीक है, इसका विकास जो है 19वीं शताब्दी में हुआ है, ये माना जाता है। लेकिन आधुनिक को एक बार भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप ये मानो, बस इतना समझो कि क्या ये जो आधुनिक वाला काल है, इससे पहले भी लोक प्रशासन होता था या नहीं होता था, बस इतना समझना है। तो हम कहेंगे यस,
होता था, ठीक है। यानी इसकी जो जड़ें हैं वो प्राचीन समय में भी देखने को मिलती है। लोक प्रशासन जो है वो प्राचीन समय में भी हमको देखने को मिलता है। आज के समय में जो आधुनिक लोक प्रशासन है वो बेहतरीन हो सकता है, लेकिन प्राचीन समय में हो सकता है उतना बेहतरीन प्रशासन ना रहा हो, लेकिन प्रशासन, लोक प्रशासन पहले भी था, ठीक है। इसकी प्राचीन जड़ें देखने को मिलती है। तो चलिए समझते हैं, थोड़ा सा पुराने समय में जाके देखते हैं। तो लोक प्रशासन की जड़ें जो है प्राचीन सभ्यताओं में आपको मिलेगी। मिस्र की सभ्यता देखो, चीन की सभ्यता देखो, भारत में देखो, रोम की सभ्यता देखो, आपको हर जगह प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। भारत में अगर बात करें, कौटिल्य, जिनको चाणक्य कहा जाता है, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, ठीक है। देखिए मैं आपको भारत के नजरिए से बताता हूं। तो भारत में एक साम्राज्य था जिसको कहा जाता था मौर्य साम्राज्य, ठीक है। उस साम्राज्य में प्रमुख हुआ करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उनके एक मंत्री मान लीजिए आप कौटिल्य होते थे, चाणक्य होते थे, जो जिन्होंने एक अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी है। अब अर्थशास्त्र बुक को, अर्थशास्त्र सुनते ही आपके दिमाग में इकोनॉमिक्स आ जाएगा। यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं है इसका मतलब, अर्थशास्त्र का मतलब है यहाँ पे, ठीक है, राजनीति से रिलेटेड। यानी इस बुक का नाम जरूर अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें प्रशासन, राजनीति, राजा के कर्तव्य, जनता पे कैसे शासन किया जाए, ठीक है, कौन सी नीतियां बनाई जाए, किस प्रकार बनाई जाए, कैसे लागू की जाए, ये सारी बातें इसमें जानने को मिलती है, ठीक है। तो इन्होंने, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कार्य विभाजन बताया कि कैसे काम को विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। अनुशासन कितना जरूरी है, जन कल्याण पर विशेष बल दिया गया है, ठीक है, इनके अर्थशास्त्र में। फिर इससे ये स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन की अवधारणा जो है वो बहुत पुरानी है। हमको ये नहीं मानना कि लोक प्रशासन अभी आया हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट है, ये बहुत पुराने समय में था। मौर्य वंश के समय में देखें तब भी ये लोक प्रशासन होता था, ठीक है। अब प्रशासन, लोक प्रशासन कैसे होता था, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। प्राचीन समय में जैसे मान लीजिए, एग्जांपल में ले लेता हूं चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ठीक है, इनका शासन है। अब ये क्या है, ये राजा है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, राजा है, इसका शासन है। अब राजा के पास क्या होंगे, बहुत सारे मंत्री होंगे, ठीक है, बहुत सारे सलाहकार होंगे और बहुत सारे कर्मचारी, अधिकारी होंगे। तो ये सब क्या करेंगे, इनके लिए काम करेंगे। तो डिसीजन मान लो राजा ले रहा है, राजा क्या कर रहा है, अपने मंत्रियों से, सलाहकार के साथ मिलकर कोई पॉलिसी बना रहा है, या जनता की भलाई के लिए, कोई जन कल्याण के लिए कोई योजना ला रहा है। तो डिसीजन फाइनल तो राजा का है, लेकिन फिर उसको लागू करवाने का काम किसका है, ठीक है। राजा को आप एक तरीके से सरकार मान लो, लेकिन लागू कौन करवा रहा है, उसके मंत्री, सलाहकार, कर्मचारी, अधिकारी, ये सब मिलके उसको लागू करवा रहे हैं। तो ये लोक प्रशासन है, ठीक है। ये क्या है, ये प्रशासन है। तो यही आपको यहाँ पे समझना है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये तो चलो प्राचीन समय में जड़ें थी, ये थी, वो थी, हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब आधुनिक समय समझो, क्योंकि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से बनता है, ठीक है। तो देखिए आधुनिक लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, इसको देखते हैं। तो आधुनिक लोक प्रशासन का जो विकास है वो माना जाता है 19वीं शताब्दी में। किसके समय में, वुड्रो विल्सन, ठीक है। वुड्रो विल्सन का समय था। वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। इनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। वुड्रो विल्सन इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद रखना है ये बिल्कुल। ये जो वुड्रो विल्सन है ये यूएसए के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे सभी कि बताइए, आप मुझे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना कमेंट में, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे, 10वें, 20वें, 50वें, जो भी आपको मिलता है आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने राजनीति और प्रशासन को अलग अलग माना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझने की बात जो है वो ये समझना है, ये फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहलाते हैं, इनको लोक प्रशासन का जनक माना जाता है, ये सब तो सिंपल है। इन्होंने जो बड़ी बात कही है वो यहाँ पे है कि इन्होंने राजनीति और प्रशासन को अलग अलग माना है, ठीक है। अलग अलग मानने का मतलब है इन्होंने राजनीति को अलग चीज माना है और प्रशासन को अलग माना है। कैसे, जैसे देखो मैं थोड़ा और आसान करके समझाता हूं। मैंने क्लास 11th में, अगर आप मेरे क्लास 11th से स्टूडेंट रहे तो आपको पता होगा, मैंने वहां पे आपको सरकार के अंग पढ़ाए थे। सरकार के अंग में मैंने आपको विधायिका बताया था, कार्यपालिका बताया था, न्यायपालिका बताया था, ठीक है। थोड़ा सा 11th क्लास में चलते हैं, उस नजरिए से समझते हैं। राजनीति, इसको ये दिखाते हैं सरकार, ठीक है। राजनीति का मतलब यहाँ पे सरकार मान लो, प्रशासन का मतलब आप जो लागू करवाने वाला है वो वाला अंग मान लो, ठीक है, लागू कराना। तो सरकार क्या काम करती है भाई, सरकार कानून बनाती है, पॉलिसी बनाती है। यानी सरकार ने क्या बना दिया, पॉलिसी बना दी, ठीक है। यानी राजनीति का काम क्या है, राजनीति का काम है पॉलिसी बनाना। यहां पे इसका मतलब ये है, राजनीति का काम क्या है, पॉलिसी बनाना। अब पॉलिसी बना दी इन्होंने, अब इसको लागू कौन कराएगा, लागू करवाएगा प्रशासन, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पे विधायिका थी,
हमने क्या पढ़ा था क्लास 11th में कि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करवाती है। तो ये कुछ वैसा ही है, यानी सरकार क्या करेगी, पॉलिसी बना देगी, लेकिन लागू करवाने की जिम्मेदारी जो होगी वो प्रशासन पे होगी। तो वुड्रो विल्सन ने प्रशासन को एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। आगे चलते हैं। इसके बाद लोक प्रशासन में विभिन्न दृष्टिकोण विकसित हुए। ठीक है, यानी फिर अलग अलग यहाँ पे दृष्टिकोण आए, अलग अलग नजरिए आए। तो ये सारे के सारे दृष्टिकोण है, एक बार बस आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा किसी में भी, क्योंकि ये जो दृष्टिकोण है आपकी नेक्स्ट यूनिट में है और वहां से मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन उठाया हुआ है, तो वहां पे मैं आपको डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे बस आपको देख लेना है कि इतने सारे दृष्टिकोण है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लोक प्रशासन के सिद्धांत की बात करते हैं। तो लोक प्रशासन को सुचारू संचालन के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं, यानी सही तरीके से प्रशासन चल सके। ठीक है, जो पॉलिसी सरकार ने बना दी है वो सही तरीके से लागू हो सके, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत चाहिए होते हैं। महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन से हैं? इसमें आ जाता है एफिशिएंसी, यानी दक्षता, यानी जो लोक प्रशासक होते हैं, ठीक है, जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, जो उसको लागू करवाने का काम करते हैं, वो दक्ष होने चाहिए, एफिशिएंट होने चाहिए। दक्ष का मतलब क्या है? कम लागत में ज्यादा काम कर ले। ठीक है, कम लागत लगाएं और काम भी ज्यादा कर लें, ऐसे होने चाहिए। फिर मितव्ययता, यानी खर्चा कम करना है, क्योंकि खर्चा बढ़ेगा तो नुकसान होगा, तो खर्चा कम होगा, कम खर्च में काम अच्छा हो जाता है, तो वो ज्यादा बेहतर माना जाता है। फिर रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, यानी उत्तरदायित्व। अब जो लोक प्रशासक है वो जनता की जरूरतों को समझने वाले होने चाहिए, जनता के प्रति जिम्मेदार होने चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार आप रील वगैरह देखते हो, मैंने भी देखा था कि एक पुलिस वाला था, लोग उससे बोल रहे थे कि भाई कहीं पे कुछ हो रहा था क्राइम उसके सामने, उसे बोला तो वो कह रहा मैं क्या करूं। तो अब आप सोचो कि पुलिस की जिम्मेदारी है ना सुरक्षा देने की, अब पुलिस को कोई बता रहा है भाई ऐसा ऐसा वहां पे हो रहा है, तो पुलिस वहां पे कोई रिस्पॉन्सिव नहीं है, मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे जिम्मेदारी बहुत जरूरी है, यानी जनता की जरूरतों को समझना, उनके प्रति जिम्मेदार रहना, ऐसा प्रशासन होना चाहिए। नेक्स्ट है न्याय और समानता। ठीक है, तो सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर जन भागीदारी, ठीक है, यानी नागरिकों को निर्णय में शामिल करना। ठीक है, यानी जो डिसीजन लिए जाए उसमें जनता को भी शामिल किया जाए। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, समझनी है। अब बात करते हैं संगठन से जुड़े सिद्धांत। अब जब लोक प्रशासन होता है, यानी कि कहने का मतलब है जब पॉलिसी को लागू करवाया जाता है, तो उस समय में जो काम होता है एक संगठन के द्वारा किया जाता है। तो संगठन जो होता है उससे जुड़े कुछ सिद्धांत। संगठन, मान लो कोई काम करवाना है, कोई चीज लागू करनी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कार्य को विभाजित करना पड़ेगा, काम को बांटना पड़ेगा कि भाई ये काम ए का है, मान लो ये काम किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, ये काम किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिया, ये काम किसी चौथे व्यक्ति को दे दिया, यानी काम को डिवाइड कर दो। ठीक है, उससे काम अच्छे से होगा। फिर अधिकार और जिम्मेदारी, ये दोनों सेट करनी पड़ेगी। अधिकार जिम्मेदारी का मतलब क्या है कि भाई कर्मचारी अधिकारी जो होगा उसकी जिम्मेदारी सेट होगी पहले से, कि अगर ये काम नहीं हुआ तो ये जिम्मेदार माना जाएगा। ठीक है, अगर काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये चीज पहले से होनी चाहिए। एक आदेश होगा, उसका पालन सबको करना पड़ेगा। एक जैसा आदेश होगा, सब उसका पालन करेंगे तो वो सही से चल पाएगा। नियंत्रण का दायरा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, हर कर्मचारी का एक ही बॉस होना चाहिए, ये भी इसमें माना जाता है। फिर कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये सिद्धांत जो होते हैं ना, ये सब जगह मतलब सेम अप्लाई नहीं हो पाते, परिस्थिति के अनुसार इसको बदलना पड़ता है। सेम रूल बना दिए तो सब जगह वो कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, तो 1930 के बाद लोक प्रशासन पे एक नई सोच आई, एक नया विचार आया। तो वो विचार क्या था? ठीक है, मुख्य विचार था कि प्रशासन जो है केवल काम करना नहीं है, प्रशासन का मतलब केवल काम करना नहीं है, बल्कि नीति से जुड़े, इसको नीति से जुड़ा हुआ माना गया है। ठीक है, प्रशासन को निष्पक्ष और प्रभावी होना चाहिए। प्रशासन जो है वो प्रभावी होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव करने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको देखा जाने लगा था। अब ये बदलाव जो था ये क्यों आया था? इसलिए आया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो रहे थे। आपने देखा वर्ल्ड वॉर 1 यानी प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 हो चुका था। दूसरा जो विश्व युद्ध था यानी वर्ल्ड वॉर 2 ये 1939 से लेकर 1945 तक हो चुका था। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर के कारण दुनिया में तबाही मची, आर्थिक संकट आया, बहुत सारे देशों को नुकसान हुआ। ठीक है, तब नई नीतियों की जरूरत पड़ी। तब ये पुराने तरीके काम नहीं आएंगे जो, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा पुरानी चीजें, वो यहाँ पे काम नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया में हालात बदल चुके हैं, दुनिया में सिचुएशन बदल चुके हैं। तो इस तरीके से ये डिसाइड हुआ कि प्रशासन और राजनीति के बीच में दूरी कम होएगी। ठीक है, कम हुई
और कहीं ना कहीं नए तरीके से प्रशासन करने की जरूरत है, नई नीतियों की जरूरत पड़ी इन सब समस्याओं के कारण। तो यहाँ पे विकसित होती है एक नई सोच, एक नया विचार आता है। इसमें प्रशासक भी नीति में भूमिका निभाते हैं, यानी प्रशासन भी नीति में भूमिका निभाते हैं। पहले क्या माना जाता था कि सरकार का काम है पॉलिसी बनाना, सरकार क्या करेगी, पॉलिसी को बनाएगी, लेकिन उसको लागू कौन कराएगा, प्रशासन कराएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रशासन का काम पॉलिसी बनाना बिल्कुल भी नहीं माना जाता था। ठीक है, इसका काम लागू करना माना जाता था। लेकिन यहाँ पे ये माना जाने लगा कि जो प्रशासक होते हैं वो भी नीति में, पॉलिसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि लागू करवा रहे हैं, जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं, तो उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। सिर्फ आदेश मानने वाले नहीं है वो। ठीक है, सिर्फ आदेश मानने वाला उनको नहीं माना जाना चाहिए। कंक्लूजन आप ये बोलो कि राजनीति प्रशासन दोनों जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे हमने क्या समझा, अभी जब हमने वुडरो विल्सन की बात करी थी तो वुडरो विल्सन ने कहा था कि भाई राजनीति अलग चीज है। ठीक है, राजनीति जो है उसको अलग बताया गया था, प्रशासन को उन्होंने अलग बताया था, यही किया था ना। लेकिन यहाँ पे क्या बता दिया गया कि राजनीति प्रशासन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक नई सोच आ गई है यहाँ पे। तो ये परिवर्तन आया समय के साथ। फिर लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं उसका निर्माण जो है, यानी निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीता, दुनिया में हालात बदले, सिचुएशन बदली, तो वैसे वैसे नए मॉडल सामने आने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो टॉपिक है, एक है एनपीएम और आगे एक टॉपिक होगा, यहाँ पे नहीं है वो टॉपिक, मैं आपको अगले किसी क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ये है, दूसरा है न्यू पब्लिक सर्विस। इस तरीके से दो टॉपिक है, तो इसको समझते हैं। तो एनपीएम आया, यानी समय के साथ लोक प्रशासन में कुछ बदलाव आए, तो उसको एनपीएम कहा जाता है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो निजी क्षेत्र की तरह काम करने पे जोर दिया गया। ठीक है, यानी कि ऐसा महसूस होने लगा कि जो पुराना प्रशासन था, पुराने प्रशासन का काम करने का तरीका था, वो उतना इफेक्टिव नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें बदलाव की आवश्यकता है। ठीक है, तो फिर आता है एक नई व्यवस्था जिसको न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहा जाता है। इसमें कहीं ना कहीं जो प्राइवेट कंपनियां होती है जिस तरीके से वो काम करती हैं, उस तरीके से काम करने को कहा गया। इसमें एफिशिएंसी, दक्षता को महत्व दिया गया, कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा को महत्व दिया गया, परफॉर्मेंस, ठीक है, इसको ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। मुख्य विचार क्या था कि सरकार जो होती है वो सर्विस देने वाली होती है, यानी सरकार सर्विस प्रोवाइडर है और नागरिक जो है वो कस्टमर है, यानी कि ग्राहक है। ठीक है, सरकार पॉलिसी बनाती है जनता के लिए, यानी जनता कस्टमर है और सरकार उसको, ठीक है, वो सेवा प्रदान करने वाला है। इस तरीके से इसमें देखा जाने लगा, यानी लोक प्रशासन में समय के साथ साथ बदलाव आने लगे, विचार नए नए जुड़ते गए, तो उसमें चेंजेस आते गए। ठीक है, ये समझना है आपको। फिर बाजार आधारित सुधार, यानी फिर आपको पता है प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, आउटसोर्सिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हो गया, जैसे बाजार में ये जो सिस्टम होता है, इसी तरीके की चीजें लोक प्रशासन में भी लाई जाने लगी। ठीक है, जैसे कि मान लो रेलवे, बिजली, पानी, ये सब निजी भागीदारी इनमें आने लगी थी। फिर परिणाम क्या हुआ, सेवाओं की गुणवत्ता सही होने लगी, क्वालिटी सही होने लगी, कंपटीशन बढ़ने लगा, लोगों को ज्यादा ऑप्शन मिलने लगे। ठीक है, इसकी आलोचना क्या हुई, आलोचना ये हुई कि सब कुछ बाजार पे निर्भर हो गया, गरीब जो व्यक्ति थे उसको काफी ज्यादा हानि उठानी पड़ी। ठीक है, नुकसान उठाना पड़ा। तो यहाँ पे अपना लोक प्रशासन वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। निष्कर्ष में आप बता देना कि लोक प्रशासन केवल सरकारी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक विकसित और स्वतंत्र अनुशासन, एक विकसित और स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है। ये समाज के विकास में, जन कल्याण यानी जनता के कल्याण में, पब्लिक वेलफेयर में और शासन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आधुनिक युग में देखें तो इसका महत्व बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये सरकार और जनता के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोक प्रशासन। लोक प्रशासन क्या है, ठीक है, लोक प्रशासन में समय, प्राचीन समय में उसकी जो जड़ें थी उसके बारे में आप बता सकते हो, कौटिल्य का एग्जांपल दे सकते हो। फिर आधुनिक लोक प्रशासन जो वुडरो विल्सन वाला हमने पढ़ा उसे बता सकते हो। फिर समय के साथ, यानी जब वर्ल्ड वॉर 1-2 आया उसके बाद क्या इसमें चेंजेस आए, आप ये बता सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो ये अपना क्वेश्चन 1 खत्म हो जाता है। अब देखो इसी यूनिट में आपका एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर में कि लोक प्रशासन के विकास में कौटिल्य, ये कौटिल्य को क्या कहा जाता है, इनको चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है, यानी जो चाणक्य थे इनके योगदान के बारे में आपको संक्षेप में बताना है, यानी लोक प्रशासन जो है इसके विकास में चाणक्य का क्या योगदान रहा होगा, इसको समझते हैं। तो देखिए, लोक प्रशासन की जो जड़ें हैं वो प्राचीन काल में पाई जाती हैं और इस क्षेत्र में प्रारंभिक विचारकों में कौटिल्य का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कौटिल्य जिनको चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। इसके माध्यम से इन्होंने बताया था कि प्रशासन बेहतरीन कैसे किया जा सकता है, शासन और नीति निर्माण के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से कैसे प्रस्तुत किया जाए, ये सारी बातें इनकी जो बुक है अर्थशास्त्र इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इनके विचार प्रशासन के विकास में महत्वपूर्ण आधार
प्रदान करते हैं। तो कौटिल्य का प्रशासन के प्रति क्या नजरिया था? अब ये सोचिए कि मैं बात कर रहा हूं प्राचीन समय की, चाणक्य के समय की। तो चाणक्य जो थे वो कैसे प्रशासन को देखते थे, उनका क्या नजरिया था प्रशासन के बारे में, वो क्या सोचते थे, हमको ये समझना है। ठीक है, तो देखिए कौटिल्य का प्रशासनिक दृष्टिकोण, कौटिल्य का प्रशासनिक दृष्टिकोण बहुत व्यवहारिक और यथार्थवादी था। ठीक है, व्यवहारिक था यानी उसको लागू किया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि किताबों में सुनने में अच्छा लगे, लागू करना पॉसिबल ना हो, ऐसा नहीं था। व्यवहारिक था, उसको लागू किया जा सकता था। यथार्थवादी यानी सत्य पे आधारित था, वास्तविक था, एक तरीके से आप ऐसा मानो। इन्होंने राज्य को एक संगठित संस्था के रूप में देखा है। ठीक है, राज्य को यानी राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, और उस जमाने में सरकार किसकी होती थी? राजा की होती थी। ठीक है, आज की तरह लोकतांत्रिक सरकार, वोट देने वाली सरकार नहीं थी। तो एक संगठित संस्था के रूप में उसने राज्य को यानी सरकार को देखा है, जिसमें राजा जो होगा वो केंद्र में होगा, क्योंकि सारी शक्ति उसके पास होगी, सारे डिसीजन लेने की पावर राजा के पास होती है, इसलिए वो राजा केंद्र में होता है। इनके पास प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? राज्य की सुरक्षा। अब जो राजा है वो क्या करेगा? प्रशासन करेगा, यानी शासन चलाएगा, केंद्र वो है। अब उसकी मेन जिम्मेदारी जो क्या होगी? अपने राज्य की सुरक्षा, यानी जहां जहां तक उसका राज्य फैला हुआ है उस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा करना राजा की जिम्मेदारी होगी। फिर वहां पे अपने क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखे और जनता का कल्याण हो सके। ठीक है, इस तरीके का शासन राजा का होना चाहिए। यानी राजा को 3 मुख्य काम करने हैं। पहला काम करना है अपने क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखना, फिर स्थिरता बनाए रखना, ठीक है, स्थिर रहे सरकार, ये ना हो कि अफरा तफरी मची रहे। और फिर तीसरा काम था जन कल्याण, यानी जनता का कल्याण करना। ठीक है, जन कल्याण। ये 3 काम किसके होते थे? राज्य के होते थे। राज्य का प्रमुख कौन है? राजा प्रमुख है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। इन्होंने प्रशासन को अनुशासन, नियंत्रण और स्पष्ट अधिकार प्रणाली पे आधारित बताया है। ठीक है, यानी प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण होता है डिसिप्लिन, अनुशासन, फिर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, और स्पष्ट अधिकार। किसके क्या अधिकार होंगे? स्पष्ट होने चाहिए। किसकी क्या जिम्मेदारी होगी? वो स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर अर्थशास्त्र का महत्व, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र जो लिखी थी, इसमें लोक प्रशासन के क्षेत्र में इसको एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है प्राचीन भारत का। ठीक है, इसमें शासन के विभिन्न पहलू बता रखे हैं, जैसे राजनीति के बारे में लिखा हुआ है, अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था, प्रशासन, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बताया गया है। ये ग्रंथ केवल सैद्धांतिक नहीं है कि पढ़ने में अच्छा लगता हो, सिद्धांत दे रखे हो, बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो ये उपयोगी है, क्योंकि इन चीजों को उस समय में लागू किया गया था। ठीक है, इससे प्रशासनिक संगठन, अधिकारियों के कर्तव्य, राज्य के कार्यों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। इसमें हमें उस समय में क्या संगठन थे प्रशासन के, वो पता लगते हैं। ठीक है, अधिकारियों के क्या कर्तव्य थे, कौन सा अधिकारी क्या जिम्मेदारी निभाएगा, ये पता लगता है। और राज्य के जो कार्य है उसके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। प्रशासनिक सिद्धांत, कौटिल्य ने प्रशासन के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। उन्होंने काम विभाजन यानी काम को बांट दिया जाए, फिर समन्वय बने, एक बैलेंस बना रहे, पदानुक्रम होना चाहिए, यानी एक बड़ा पद हो, जैसे राजा है, राजा के नीचे मान लो मंत्री है, मंत्री के नीचे मान लो अधिकारी है, अधिकारी के नीचे मान लो कर्मचारी है। ठीक है, इस तरीके से पूरा एक पदानुक्रम होता है। और जिम्मेदारी जो होती है ना, वो कहां से शुरू होती है? जिम्मेदारी नीचे से शुरू होती है। ठीक है, नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके स्कूल में कौन होते हैं? प्रिंसिपल होते हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल होते हैं, फिर आपके टीचर होते हैं। ठीक है, फिर और टीचर के नीचे भी और भी कोई स्टाफ हो सकता है। तो इस तरीके से है। तो जो सबसे नीचे वाले लेवल पे होता है, जिम्मेदारी उससे शुरू होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम और पूरी व्यवस्था उसी को देखनी होती है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो अधिकार बढ़ते हैं। ठीक है, यानी प्रिंसिपल के पास क्या होगा? सबसे ज्यादा अधिकार होगा प्रिंसिपल के पास, उससे कम अधिकार होंगे वाइस प्रिंसिपल के पास, उससे कम अधिकार होंगे टीचर के पास, फिर उससे कम अधिकार होंगे अगर कोई 4th क्लास कर्मचारी है, ठीक है, कोई क्लर्क वगैरह, उसके पास और कम अधिकार होंगे। अधिकार ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं और जिम्मेदारी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, यानी पदानुक्रम पर विशेष बल दिया। इनके अनुसार प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए कि किस व्यक्ति की क्या काम है और क्या जिम्मेदारी है, ये स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, वो अपने कार्य के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। कल को वो ये बहाने नहीं बना सकता, अगर कोई काम नहीं हुआ तो सीधा उसको पकड़ा जाएगा। वो बहाने नहीं बनाएगा, इसका काम था, उसका काम था, स्पष्ट होगा पहले से काम। इन्होंने अनुशासन और नियंत्रण को प्रशासन की सफलता का आधार माना, यानी अनुशासन और नियंत्रण है तो प्रशासन सफल होगा, अगर अनुशासन ही नहीं है, नियंत्रण ही नहीं है, तो प्रशासन नहीं चलेगा। इसके अलावा इन्होंने जो सांख्यिकी होती है, डेटा होता है, यानी जो जानकारी होती है, इसके महत्व को भी ये स्वीकार करते हैं। ठीक है, फिर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। कल्याणकारी राज्य मतलब वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य का मतलब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कल्याणकारी राज्य का मतलब ऐसा है कि राज्य का मतलब यहाँ पे राजा से है, क्योंकि वही सरकार में है। राजा जो होगा वो जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए काम करेगा। ठीक है, जो भी नीति लेकर आएगा उसमें जनता की भलाई होनी चाहिए। तो ऐसे इसको क्या कहा जाएगा? इसको कल्याणकारी राज्य कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौटिल्य ने राज्य को केवल शक्ति का केंद्र नहीं माना,
बल्कि जन कल्याण का साधन माना है। ये मत सोचना कि राजा केवल शक्ति का केंद्र है, शक्ति उसके पास है, कुछ भी डिसीजन ले लेगा, नहीं, वो जनता के कल्याण का साधन है, जनता का कल्याण करेगा। उन्होंने कहा है कि राज्य का कर्तव्य है कि कमजोर वर्ग, जैसे मान लो महिला, बच्चे, बूढ़े, ठीक है, जो बीमार लोग हैं, ये कमजोर लोग हैं, राज्य को क्या करना चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। इन्होंने कृषि, व्यापार और संसाधनों के विकास पर भी जोर दिया है। इस प्रकार इनके विचार आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के समान माने जाते हैं। ठीक है, जैसे आज के समय में कल्याणकारी राज्य होता है, उसी तरीके से इसको भी उसके समान ही माना जाता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, कौटिल्य का दृष्टिकोण पूरी तरीके से यथार्थवादी है। इन्होंने शासन में व्यवहारिकता को महत्व दिया है। आदर्शवाद जैसी बातें से कुछ नहीं होने वाला। ये कहते हैं आदर्शवाद वाली बातों पर निर्भर नहीं होना, जो चीज पॉसिबल हो सकती है उसको करना है। ठीक है, यानी यथार्थ, सच्चाई, वास्तविकता, इस पे महत्व दिया गया है। इन्होंने आवश्यकता पड़ने पर गुप्तचर व्यवस्था, स्पाई सिस्टम का भी उपयोग करने की बात कही है, जिससे राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। क्योंकि उस समय में क्या होता था, उस जमाने में एक राजा दूसरे राजा के यहाँ पे कुछ ना कुछ षड्यंत्र करता रहता था राजा को गिराने के लिए। ठीक है, या अंदर ही कोई मतलब गद्दार बैठे होते थे तो वो षड्यंत्र करते रहते थे। तो ऐसे में स्पाई यानी कि जो गुप्तचर होते थे, ठीक है, धुरंधर जो आज की भाषा में कहा जाता है, तो धुरंधर की नियुक्ति भी करते थे ये स्पाई के रूप में, ताकि वो पता करता रहे कि राज्य की सुरक्षा में कहीं सेंध तो नहीं लगाई जा रही। एंड में आप निष्कर्ष बता दोगे कि स्पष्ट है कि कौटिल्य का योगदान लोक प्रशासन के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत के नजरिए से देखें तो इनकी जो अर्थशास्त्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये सारी बातें आप बता सकते हो जो हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपकी यूनिट 2 से बनता है। अब यूनिट 2 में क्या है बच्चों, इसमें यूनिट 2 में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको 4 से 5, ठीक है, 4 से 5 दृष्टिकोण दे रखे हैं। तो अब ये जो सिद्धांत हैं, दृष्टिकोण हैं, इसको समझते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में आता है। जैसे मैंने देखा है ज्यादातर मैक्स वेबर का नौकरशाही वाला सिद्धांत पूछा जाता है। कई बार वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण का पूछा हुआ है, मानव संबंधी सिद्धांत भी पूछा हुआ है। ठीक है, ये सारे सिद्धांत पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको क्या करता हूं, इस वीडियो में 2 सिद्धांत कर देता हूं, उनमें से एक क्वेश्चन पक्का फंस जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो देखिए, वैज्ञानिक जो प्रबंध आपका दृष्टिकोण है, ठीक है, इसको समझते हैं। इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच कहा जाता है। तो इसमें देखते हैं कि आखिर क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके प्रवर्तक कौन है, किसने ये दृष्टिकोण दिया है, ये सिद्धांत दिया है, तो इसको देखते हैं। तो इसके जो प्रमुख प्रवर्तक हैं, इनका नाम है F.W. टेलर। ठीक है, यानी फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ये इनका पूरा नाम है। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, ये दृष्टिकोण दिया था। ठीक है, तो देखिए, वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण का विकास जो है 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था ये क्या था, कार्य को वैज्ञानिक तरीके से करके उत्पादन और कार्य क्षमता को बढ़ाना। यानी जो भी काम होगा वो वैज्ञानिक तरीके से होगा, साइंटिफिक तरीके से होगा। उससे क्या होगा, उससे समय कम लगेगा, यानी टाइम की बचत होगी, प्रोडक्शन यानी उत्पादन ज्यादा होगा। ठीक है, और काम अच्छे से होगा, कार्य कुशलता बढ़ेगी। तो इसलिए इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, ये दृष्टिकोण दिया था। इनका नाम क्या है, F.W. टेलर। ठीक है, आगे चलते हैं। टेलर ने कारखानों में काम करने की नई वैज्ञानिक विधियां विकसित की। जो कारखानों में पहले काम करते थे लोग, पुराने तरीकों से काम करते थे, तो पुराने तरीकों से काम करने में टाइम भी ज्यादा लगता था, मेहनत भी ज्यादा लगती थी और खर्चा भी ज्यादा होता था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने नई वैज्ञानिक विधियां विकसित की। ठीक है, फिर इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, यानी एक बेस्ट तरीका होता है हर काम को करने का। ठीक है, हर काम को करने का कोई ना कोई एक बेस्ट तरीका होता है, ऐसा इन्होंने कहा। फिर इन्होंने कहा कि जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनका चयन और उनका जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, वो वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। यानी वैज्ञानिक तरीके से उनको चुना जाए। जैसे उनसे अगर कोई मान लो मजदूर है तो उसे काम करा के देखा जाए, उसे टेस्ट लिए जाए, टेस्ट में उससे समझो लिखने पढ़ने वाला काम नहीं, मजदूर भर्ती करना है तो उसको जिस काम के लिए भर्ती करो उसको वो काम आना चाहिए, उसका वो टेस्ट करना चाहिए। फिर उसकी वैज्ञानिक तरीके से ट्रेनिंग हो, उसका प्रबंधक और श्रमिक दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। फिर कार्य में समय, ऊर्जा और संसाधन की बचत भी होनी चाहिए, यानी काम ऐसा करो कि समय भी बचे, एनर्जी भी बचे, संसाधन भी बचे। ठीक है, फिर इन्होंने उत्पादन बढ़ाने और काम को सरल बनाने के लिए कई सारे प्रयोग करे। तो ये इनका वैज्ञानिक प्रबंधन वाला तरीका है। फिर टेलर जो है, इनकी कुछ रचनाएं देखते हैं और कुछ पद्धतियां देखते हैं। तो टेलर ने कार्य क्षमता, ठीक है, मित व्यवता और उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया, यानी कार्य करने की क्षमता बढ़े, मैक्सिमम से मैक्सिमम काम हो सके, मित व्यवता यानी कम खर्चे में काम हो सके,
ठीक है, और उत्पादन भी बढ़ जाए, इस पे इन्होंने जोर दिया। इन्होंने संगठन के कार्यों को वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करने का प्रयास किया, ठीक है, यानी जो कार्य होंगे इस संगठन के वो कैसे होंगे, वैज्ञानिक तरीके से होंगे। फिर टेलर का जो मुख्य विचार था, ये इनका मेन विचार ये था कि प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित समय होना चाहिए, ठीक है, एक निश्चित समय में प्रत्येक कार्य होना चाहिए। कार्य का विभाजन उचित ढंग से हो, यानी काम को बांट देना चाहिए, ठीक है, और बांटो भी सही तरीके से, उसको वो काम दो जो जिस काम में बेस्ट हो। यही सही व्यक्ति को सही कार्य दिया जाना चाहिए, ठीक है, यानी जो व्यक्ति जिस काम में बेस्ट है उसको वही काम देना चाहिए। श्रमिकों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। फिर टेलर द्वारा पहचानी गई समस्या, इन्होंने कौन कौन सी समस्या या कौन कौन सी कमियां देखी, तो इन्होंने उद्योगों में कुछ कमियां देखी। कमी क्या देखी, इन्होंने ये देखा कि मजदूर जो हैं उनकी कार्य के प्रति रुचि में कमी, यानी उनका काम के प्रति इंटरेस्ट ही नहीं है, बस दिहाड़ी बनाए जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, दिहाड़ी बनाए जा रहे हैं, इंटरेस्ट है नहीं उनका। काम के स्पष्ट नियमों का अभाव, काम करने के लिए कुछ स्पष्ट रूल या रूल भी नहीं है। कार्य विभाजन में भी कमी है, कई बार क्या होता है सही से काम विभाजित नहीं किया जाता है। योग्य व्यक्ति का सही चयन ना होना, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो योग्य होते हैं, सही तरीके से उनका चयन नहीं होता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए इन्होंने वैज्ञानिक पद्धतियों का भी प्रयोग किया है, ठीक है। फिर सोल्जरिंग एक शब्द है, टेलर ने पाया कि श्रमिक जो है, मजदूर जो है, जानबूझकर कम काम करते हैं, इसको इन्होंने नाम दिया है सोल्जरिंग का, ठीक है, क्या कहते हैं, सोल्जरिंग कहते हैं। अब ये सोल्जरिंग क्यों है, यानी मजदूर जो है, जो श्रमिक जो है वो जानबूझकर काम क्यों नहीं करते हैं, इसके इन्होंने दो प्रकार बताए हैं, ठीक है। एक तो इन्होंने बताया प्राकृतिक सोल्जरिंग, यानी ये प्राकृतिक कारक है, जब व्यक्ति के स्वभाव में धीरे काम करना हो, यानी कुछ लोग होते हैं उनका नेचर ही ऐसा होता है धीरे काम करने का, वो धीरे 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 काम करते हैं, ठीक है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत तेज काम करते हैं, उनसे धीरे काम ही नहीं किया जाता, जो काम मतलब कम से कम 1 घंटे में होने वाला होता है वो आधे घंटे में निपटा के बैठ जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो 1 घंटे का काम होता है उसको 5 घंटे में भी पूरा नहीं करते हैं, यानी कि कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे काम करते हैं, ठीक है। इसी से मुझे कोई व्यक्ति याद आ रहा है, हमारे जहां पे मैं काम करता था वहां पे वो ऐसा व्यक्ति था जो 5 घंटे में काम करता था 1 घंटे के काम को, तो ऐसा था। फिर व्यवस्थागत सोल्जरिंग, जब संगठन का वातावरण ऐसा हो, यानी वहां का माहौल ऐसा हो कि श्रमिक कम काम करे, यानी माहौल ही ऐसा है कि काम कम कर रहे हैं, ठीक है। टेलर का मानना था कि वैज्ञानिक प्रबंधन से इस समस्या को कम किया जा सकता है, ठीक है, लोग काम भी ज्यादा करेंगे और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। फिर वैज्ञानिक जो प्रबंध दृष्टिकोण है इसको समझते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य है उत्पादन बढ़ाना, लागत को घटाना, ठीक है, समय को कम करना यानी समय की बचत करना, कार्य को व्यवस्थित तरीके से काम करवाना, और इस दृष्टिकोण में मशीनों और वैज्ञानिक तकनीकों का अधिक उपयोग किया जाता है। ज्यादा मशीनें होंगी, ज्यादा वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा तो उत्पादन अपने आप ही बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर, तो इनका जो ये सिद्धांत है यानी वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत है, इसमें 4 मुख्य सिद्धांत इन्होंने दे रखे हैं, 4 मुख्य बातें हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले है कार्य का विज्ञान, यानी हर कार्य को वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए, इन्होंने ये कहा है। और पुराने अंदाजे और अनुभव आधारित तरीकों की जगह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए, यानी जो पुराने तरीके होते हैं ना काम करने के या अंदाजे में काम करते हैं वो नहीं, वैज्ञानिक तरीके से काम होना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि श्रमिकों का वैज्ञानिक तरीके से चयन, यानी श्रमिकों को, मजदूरों को जो भर्ती किया जाता है उद्योग में, फैक्ट्री में, तो उनका चयन यानी उनको किसको भर्ती करना है किसको नहीं करना है ये भी वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। श्रमिकों का चयन उनकी योग्यता के अनुसार होना चाहिए, उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, यानी उचित ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो बेहतर कर सके, क्या कर सके, बेहतर काम कर सके। अगर उनको सही जो मजदूर है उसका चयन होगा, सही उसको ट्रेनिंग मिलेगी तो वो अच्छे से काम कर पाएगा। फिर कार्य विज्ञान और श्रमिकों का सहयोग, यानी प्रबंधक जो मैनेजर है और श्रमिक, इसके बीच में सहयोग होना चाहिए। अक्सर क्या देखा जाता है कि प्रबंधक हमेशा मतलब परेशान करता रहता है श्रमिकों को, तो वो नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में सहयोग होना चाहिए। दोनों मिलकर संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का काम क्या है, ज्यादा से ज्यादा संगठन को लाभ पहुंचाना, तो इस तरीके से दोनों मिलकर काम करें तो ज्यादा फायदा होगा। फिर उत्तरदायित्व का विभाजन, प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच में काम और जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा होना चाहिए। प्रबंधक जो है वो योजना बनाएगा, श्रमिक जो है वो काम करेगा, ठीक है, इससे कार्य जो होगा सरल हो जाएगा और प्रभावी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन। देखो एक ही क्वेश्चन में मैं सारे तरह के टॉपिक करा दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो, सब कुछ आपके इसी आंसर में से कवर हो जाए। तो वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन, यानी ये वैज्ञानिक प्रबंध जो है धीरे धीरे एक आंदोलन बन गया, क्योंकि ये एक अच्छी नई चीज आई थी
और इससे बेनिफिट भी हो रहा था, ठीक है। तो ये एक आंदोलन बन गया। इसका प्रभाव अमेरिका में, यूरोप में, अन्य देशों में भी पड़ा। टेलर के विचारों को कई उद्योगों और संस्थानों ने अपनाया क्योंकि सही विचार थे। फिर रूस में भी इस पद्धति को स्टाखानोवाइट आंदोलन के रूप में महत्व मिला। इस आंदोलन के कारण क्या थे? इसका कारण यह था कि उत्पादन में वृद्धि हुई, इसके कारण उत्पादन बढ़ा, कार्य क्षमता बढ़ने लगी, उद्योगों में वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग भी बढ़ने लगा। अब यहां पे एक चीज है, मतभेद, कुछ आलोचना, यानी इनके सिद्धांतों की कुछ आलोचना भी हुई है। जैसे मानव पक्ष की उपेक्षा, इसमें ज्यादा से ज्यादा मशीन की तरह काम कराया जाता है, मानव के पक्ष की उपेक्षा की जाती है। यानी ये सिद्धांत मजदूरों को मशीन की तरह मानता है, यानी मजदूर जो है वो काम करने के लिए बने, मशीन की तरह उनको खूब रगड़ के उनसे काम लो, ठीक है। मानवीय भावनाएं और सामाजिक संबंध जो है इसको बिल्कुल भी महत्व यहाँ पे नहीं दिया जाता है। फिर केवल उत्पादन पे जोर, यानी ज्यादा से ज्यादा उत्पादन, ज्यादा से ज्यादा लाभ, बस इस चीज पे जोर दिया जाता है। मजदूर संतुष्ट है या नहीं है, उनके साथ कोई समस्या है या नहीं है, उनकी समस्या को दूर किया जाए, इन सब चीजों पे फोकस नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करो। फिर प्रेरणा को सीमित समझना, यानी टेलर ने आर्थिक लाभ को मुख्य प्रेरणा माना है, ठीक है, यानी आर्थिक लाभ को मेन प्रेरणा माना है, जबकि मनुष्य जो होता है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों से भी प्रेरित होता है। तो केवल आर्थिक लाभ को ही प्रेरणा कैसे माना जा सकता है? तो ये गलत माना जाता है, ठीक है। फिर श्रमिक संघों का विरोध, यानी जो मजदूर जो संघ होते हैं, यानी मजदूरों की जो यूनियन होती है, वो इसका विरोध करती है क्योंकि उन्हें लगा कि इससे मजदूरों पर ज्यादा दबाव बढ़ेगा, ठीक है। फिर कार्य में नीरसता, बार बार एक ही काम करने पे मजदूर जो होते हैं वो थकान और ऊब महसूस करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति एक ही काम करता है बार बार, वो कहीं ना कहीं उस काम से ऊब जाता है, ठीक है, नीरस हो जाता है उसके लिए, वो उसमें कोई मजा ही नहीं रह जाता उसके लिए। तो ये चीजें हैं। लास्ट में निष्कर्ष बता देना है कि वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण ने प्रशासन और उद्योग में कार्य क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ? वैज्ञानिक तरीके से काम किया जाने लगा, जो मजदूरों की भर्ती होती है वो भी वैज्ञानिक तरीके से होने लगी, ठीक है। तो ये चीजें आप बता सकते थे। तो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत। इस पे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखते हैं, मैक्स वेबर जो थे इन्होंने नौकरशाही का जो ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत दिया था, ठीक है। ये औपचारिक संगठन जो है, यानी जो संगठन होते हैं, जो संस्थान होते हैं, जो कंपनियां होती हैं या उद्योग होते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया है। वेबर का मानना है कि जो बड़े संगठन होते हैं, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, इनको सही ढंग से चलाने के लिए क्या चाहिए होते हैं? नियम चाहिए होते हैं, रूल चाहिए होते हैं, पदक्रम और अनुशासन आवश्यक है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लो कोई बड़ी कंपनी है या मान लो कोई बड़ा संगठन है, उसको चलाने के लिए इन्होंने तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण मानी है, ठीक है। क्या क्या मानी है इन्होंने? सबसे पहले नंबर पे माना है नियम, यानी कि कोई भी जो संस्थान होता है वो चलता है नियम से, यानी कि रूल होने चाहिए, नियम होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें पदक्रम माना है। पदक्रम जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि ऊपर एक ऊंचा पद होता है अधिकारी का, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। जैसे स्कूल में हम देखें तो प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, फिर हमारे लेक्चरर होते हैं, टीचर होते हैं, फिर उनसे नीचे जो अन्य पद होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पदक्रम होना चाहिए। और तीसरा है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। अनुशासन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन्होंने नौकरशाही को एक ऐसी व्यवस्था बताया है जिसमें कार्य नियमों के अनुसार होता है, ठीक है। इसमें काम क्या होता है? नियम के अनुसार होता है। अधिकारियों के अधिकार निश्चित होते हैं, ठीक है। अधिकारी जो हैं इनके अधिकार यहाँ पे निश्चित होते हैं, सबको उनके अधिकार मिले होते हैं, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं और सबको नियमों के अनुसार काम करना है। संगठन व्यवस्थित तरीके से चलता है, पूरी एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के हिसाब से संगठन जो होते हैं वो चलते हैं। फिर मैक्स वेबर के जीवन परिचय को समझते हैं। मैक्स वेबर का जन्म जो है 1864 में जर्मनी में हुआ था, ठीक है। मैक्स वेबर का जन्म कब हुआ था? 1864 में जर्मनी में हुआ था। ये समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीतिक विचारक हुआ करते थे। इन्होंने कानून और प्रशासन के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है। ये विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक अध्ययन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। इन्होंने क्या रचनाएं लिखी है? प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ, ठीक है, कैपिटलिज्म, ये इन्होंने लिखा है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये भी इनकी रचना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग हम नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी जो है उसको समझते हैं, ठीक है। वैसे नौकरशाही होती क्या है? जो बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, सरकारी जो जॉब होती है उसमें जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं जैसे आईएएस, आईपीएस, ये सब नौकरशाह होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल भाषा में है, लेकिन चलो अब हम मैक्स वेबर के हिसाब से समझते हैं। वेबर कहते हैं कि नौकरशाही का अर्थ है, सरल अर्थ देखें तो यह है कार्यालय द्वारा शासन, यानी शासन जो होता है वो कार्यालय के द्वारा होता है, यानी एक ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस के द्वारा शासन चलाया जाएगा। ऐसा कौन मानते हैं? मैक्स वेबर मानते हैं, ठीक है। वेबर के अनुसार संगठन में कार्य
नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पे होना चाहिए। कोई भी संगठन है, कोई भी कंपनी है, अगर वहां पे काम होता है कोई भी, तो वो नियम के हिसाब से होना चाहिए। जो प्रक्रिया है काम की, उस प्रक्रिया के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, केवल योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए, जो एबल हैं, योग्य हैं, ऐसे ही लोगों को भर्ती करना चाहिए। संगठन जो है व्यक्तिगत संबंधों से नहीं बल्कि नियमों से चलना चाहिए। ठीक है, कोई भी संगठन, कोई भी कंपनी जो होती है वो व्यक्तिगत नियमों से नहीं चलती है। कैसे चलती है? वो चलती है रूल से। ठीक है, यानी व्यक्तिगत संबंधों से नहीं चलती है, सॉरी, व्यक्तिगत संबंधों से नहीं चलती है, वो चलती है रूल यानी कि नियम से चलती है। ठीक है, अधिकार पर वेबर के विचार। वेबर ने कहा है अधिकार को वैध माना है। ठीक है, यानी सही माना है, लीगल माना है। लोग आदेश इसलिए मानते हो क्योंकि उनको वो अधिकार वैध लगता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई कंपनी होती है, कोई संगठन होता है, उसमें जो आदेश आता है, ठीक है, जो ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर को सभी कर्मचारी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो उन्हें वैध लगता है। ठीक है, अब अधिकार के प्रकार जो है दो हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो है करिश्माई अधिकार और दूसरा है परंपरागत अधिकार। ठीक है, करिश्माई अधिकार को समझते हैं। ये क्या होता है? ये अधिकार व्यक्ति के विशेष गुणों पे आधारित होता है। जैसे कि इसमें नेता जो होता है वो क्या होता है? आकर्षक और प्रभावशाली होता है। ठीक है, नेता जो है आकर्षक और प्रभावशाली होता है। लोग उसकी क्षमता पर विश्वास करते हैं और अनुयायी स्वेच्छा से आदेश मानते हैं। यानी ऐसा लीडर जो आकर्षक है, प्रभावशाली है, ठीक है, उसके अंदर बोलने की अच्छी कैपेसिटी है, अच्छे से बोलता है, लोग उसकी बातों को मानते हैं, लोगों को वो समझा सकता है। ठीक है, यानी कि वो आकर्षक है, प्रभावशाली व्यक्ति है, वो लोग उसकी क्षमता पे विश्वास करते हैं, उसकी बातों पे विश्वास करते हैं, लोग स्वेच्छा से अपनी मर्जी से उसका आदेश मानते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको करिश्माई अधिकार या करिश्माई कैरेक्टर के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, इनकी बात सभी मानते थे। स्वामी विवेकानंद, इनकी बातें सभी मानते थे। अब दूसरा होता है परंपरागत अधिकार। यह अधिकार परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित होता है। खासकर देखें तो लोग जो होते हैं वो पुराने नियमों को मानते हैं। अधिकार जो होते हैं ये वंशानुगत भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है राजा महाराजा, उनके टाइम के जो रूल होते थे लोग उसको भी मानते हैं। ठीक है, पारंपरिक मुखिया वगैरह ये आप बता सकते हो। फिर तीसरा है विधिक तार्किक अधिकार, इसको भी समझते हैं। तो ये आधुनिक प्रशासन का आधार है, आज के समय में जो प्रशासन है। ठीक है, देखो इससे पहले जो दो पढ़े हमने, एक तो करिश्माई अधिकार यानी एक ऐसा लीडर जिसके अंदर क्वालिटी हो, लोग उसको मान सकें, ठीक है, उनको मानते हो। दूसरा था परंपरागत अधिकार। तो ये तो हो गया, लेकिन तीसरा जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आधुनिक है। ठीक है, यानी आज के समय में संगठनों में ये चीज लागू होती है। तो विधिक तार्किक अधिकार यानी ये आधुनिक प्रशासन का आधार है। विशेषता क्या है इसकी? विशेषता ये है कि नियम और कानून सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें नियम और कानून जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अधिकार जो होते हैं पद से मिलता है, व्यक्ति से नहीं। याद रखना, अधिकार पद से मिलता है, व्यक्ति से नहीं। पद का मतलब यहाँ पे पोस्ट है। जैसे कि देखो, अब मान लो आपको आप जिस स्कूल में पढ़े हो, थोड़ा सा इमेजिन करो, सोचो, उस स्कूल में कोई प्रिंसिपल रहे होंगे, प्रिंसिपल के पास कुछ अधिकार रहे होंगे। ठीक है, हमने समझ लिया। अब मान लो उसी स्कूल में आपको प्रिंसिपल बना दिया जाता है, यानी प्रिंसिपल बनाने का मतलब है आपको प्रिंसिपल की पोस्ट मिल गई है। अब पोस्ट मिलने का मतलब क्या है? आपको भी वही अधिकार मिल जाएंगे जो आपके प्रिंसिपल के पास थे। ठीक है, यानी कि अधिकार जो होते हैं वो पोस्ट से मिलते हैं, व्यक्ति से नहीं मिलते। अब जो भी व्यक्ति, ठीक है, जो भी व्यक्ति प्रिंसिपल की पोस्ट पे आता है उसको वो अधिकार अपने आप मिल जाते हैं। ठीक है, कार्य जो होते हैं लिखित नियमों के अनुसार होते हैं। जो भी काम होगा वो लिखित नियम, जो नियम होंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा सरकारी अधिकारी जो होते हैं लिखित जो नियम होते हैं, आदेश होते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। हमारी जो न्यायालय हो गई, ठीक है, प्रशासनिक संस्थाएं हो गई, या जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं वो सब लिखित जो आदेश होता है उसके आधार पर ही काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्स वेबर के नौकरशाही पर विचार। तो वेबर के अनुसार नौकरशाही समझते हैं। आधुनिक प्रशासन का सबसे तर्कसंगत रूप जो है क्या है? मैक्स वेबर के नौकरशाही के विचार को देखें तो आधुनिक प्रशासन का सबसे तर्कसंगत रूप माना जाता है इसको। बड़े संगठनों को कुशलता से चलाने में मदद करता है। ठीक है, यानी वेबर कहते हैं कि जो नौकरशाही है ना, आज के समय में जो प्रशासन है उसको तर्कसंगत तरीके से चला सकता है, लॉजिकल रूप से चला सकता है। ठीक है, बड़े संगठन को सही तरीके से चलाने में मदद करता है, कार्य को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित बनाता है। ठीक है, काम जो है व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है। वेबर ने कहा कि आधुनिक समाज में प्रशासन ज्ञान और तकनीकी क्षमता पे आधारित होना चाहिए। ठीक है, वेबर क्या कहते हैं कि आधुनिक जो समाज है यहाँ पे प्रशासन जो है वो किस चीज पे आधारित होना चाहिए? ज्ञान और तकनीकी क्षमता पे आधारित होना चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं? वेबर कहते हैं। ठीक है, अब नौकरशाही की विशेषताएं क्या होती है अकॉर्डिंग टू वेबर?
तो वेबर कहते हैं कि इसमें कार्य को विभाजन, ठीक है, काम को बांटा जाता है, यानी हर कर्मचारी का काम जो होता है निश्चित होता है कि किस कर्मचारी को क्या काम करना है। लाभ क्या है? लाभ ये होता है कि विशेषज्ञता बढ़ती है, काम जल्दी हो जाता है। फिर लिखित नियम और कानून होते हैं, यानी संगठन जो होता है हमेशा लिखित नियम से ही चलता है, अनुशासन बना रहता है, मनमानी यहाँ पे कम होती है, ठीक है, अनुशासन बना रहेगा, मनमानी यहाँ पे क्या होगी? बहुत ही कम होगी। फिर है पद सोपान, जैसे मैंने आपको बताया था पद होते हैं, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल हो गया, फिर वाइस प्रिंसिपल हो गया, फिर टीचर हो गए, फिर और नीचे के जो कर्मचारी क्लर्क हो गए, या फिर और 4th क्लास हो गए, पूरा इस तरीके से एक पद बने होते हैं, ठीक है, ऊंचे नीचे पद बने होते हैं। जो ऊपर होगा पद में सबसे ऊपर, उसके पास सबसे ज्यादा अधिकार होंगे, और जो सबसे नीचे होगा पद में उसके पास ज्यादा काम होगा, ठीक है। तो ये हमने कल के इससे पहले वाले में पढ़ लिया है। फिर तकनीकी योग्यता के आधार पे नियुक्ति, नियुक्ति योग्यता और परीक्षा के आधार पे होती है, यानी जो भी नियुक्ति होगी, जिसको भी भर्ती किया जाएगा, वो उसकी योग्यता के आधार पे, उसकी परीक्षा के आधार पे किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हो ना, नौकरी के लिए एग्जाम होते हैं, लोग एग्जाम देते हैं, पास करते हैं, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू पास करते हैं, फिर उनको नौकरी मिलती है। नेक्स्ट है औपचारिक संबंध, कार्य व्यक्तिगत संबंधों से नहीं बल्कि नियमों से चलता है, ठीक है। काम कैसे चलता है? यहाँ पे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं चलेंगे कि भाई जैसे मान लो कोई स्कूल है, उसमें कोई उनका फूफा प्रिंसिपल है, तो और वो टीचर है, तो वो फूफा से उसके संबंध व्यक्तिगत है, तो वो बोलेगा कि मैं ऐसे चलाऊंगा, ऐसे नहीं होता यहाँ पे। काम यहाँ पे हमेशा नियमों से चलता है। फिर क्या है? नियमित वेतन, कर्मचारियों को एक निश्चित वेतन होता है जो उनको मिलता है। कार्य और स्वामित्व का विभाजन, कर्मचारी संगठन के संसाधनों के मालिक नहीं होते। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो कोई टीचर है, वो किसी स्कूल में टीचर है, किसी सरकारी स्कूल में, तो वो स्कूल का मालिक नहीं है, समझ रहे हो, स्कूल सरकार का है, वहां पे जो भी संसाधन है वो किसी भी संसाधन का मालिक नहीं होगा। फिर पदोन्नति की व्यवस्था, योग्यता और अनुभव के आधार पे पदोन्नति होती है, यानी प्रमोशन होता है, ठीक है। फिर नौकरशाही की कुछ कमियां होती हैं, कुछ सीमाएं होती है, कुछ लिमिटेशन होता है, तो उस कमियों को देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है? सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें नियम बहुत ज्यादा होते हैं, यानी बहुत ज्यादा नियम होते हैं, जिसकी वजह से काम धीमे धीमे होता है। दूसरा है लाल फीताशाही, इसका मतलब होता है कि छोटे छोटे काम के लिए भी इतनी सारी कागजी कार्यवाही होती है कि बहुत टाइम लगता है। जैसे मान लो कहीं पे आप जाते हो, कोई फाइल बनेगी, फिर किसी दूसरे अधिकारी के पास जाएगी, वो उसको देखेगा, जांचेगा, फिर तीसरे के पास जाएगी, वो उसे देखेगा, जांचेगा, सिग्नेचर करेगा, फिर किसी और का अप्रूवल मिलेगा, फिर लास्ट में किसी और के साइन होंगे, तब जाके काम होगा। तो इस तरीके से मतलब एक लाल फीताशाही इसको कहा जाता है। फिर मानव पक्ष की उपेक्षा, यानी मानव की भावना, मानव पक्ष की उपेक्षा होती है, ठीक है। नौकरशाही में भावना और मानवीय संबंध का कोई महत्व नहीं है, काम चाहिए बस, ठीक है, कोई मानवीय पक्ष नहीं देखा जाता। फिर कठोरता, संगठन जो होता है लचीला नहीं होता, कोई भी संगठन अगर लचीला होगा तो वहां पे व्यवस्था नहीं चलेगी, ठीक है। निर्णय में देरी, हर कार्य कई स्तरों से होकर गुजरता है, जितने भी काम है वो क्या होते हैं? कई स्तरों से होकर गुजरते हैं। नौकरशाही सिद्धांत की आलोचना, अब बात करते हैं, सबसे पहला है आदर्शवादी सिद्धांत। ये वास्तविक जीवन में पूरी तरह से लागू नहीं हो पाता। आदर्शवादी सिद्धांत जो है, जो एक्चुअल में रियल लाइफ में इसको लागू नहीं किया जा सकता। रचनात्मकता की कमी, क्रिएटिविटी की कमी रहती है यहाँ पे। जैसे कि देखो कर्मचारी जो होते हैं उनको नियमों का पालन करना होता है, तो वो नए विचार उनमें कमी आते हैं और वो नया करना भी नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कर्मचारी को नियम में बांध रखा है। अब वो खुद से कुछ करना चाहे, अगर वो नियम उसको परमिशन नहीं देते तो वो कर भी नहीं पाएगा। वो कुछ क्रिएटिव सोचता है, कुछ क्रिएटिव कराने की कोशिश करे, तो फिर उसको हो सकता है उसकी परमिशन ही ना मिले। तो इसलिए क्या होता है, नए विचार कम ही आते हैं। अनौपचारिक संबंधों की उपेक्षा, वेबर ने कहा है कि यहाँ पे मित्रता, दोस्ती, भावना और समूह व्यवहार को महत्व नहीं दिया जाता, सब कुछ बिल्कुल रूल के हिसाब से चलता है। कर्मचारियों में निराशा, बार बार नियमों के पालन से कर्मचारी तनाव महसूस करते हैं। आपने देखा होगा जो कंपनियों में काम करते हैं उनको लोग वो लंबे समय तक एक ही काम करते आ रहे होते हैं, ठीक है, वही रूल होते हैं उनके लिए, रूल बदल भी जाते हैं और कठोर रूल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो परेशान रहते हैं, उनके अंदर एक निराशा रहती है। एंड में निष्कर्ष की बात करते हैं तो मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत जो है आधुनिक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, ठीक है। इसने संगठन को व्यवस्थित बनाया है, नियम आधारित प्रशासन को बढ़ावा मिला है, कार्य क्षमता और अनुशासन यहाँ पे बढ़ाया जाता है, ठीक है। और इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, सीमाएं भी है, फिर भी आज भी सरकारी और निजी संगठन में इसका बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल होता है नौकरशाही के सिद्धांत का, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन है कि सुशासन क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांत के बारे में आपको बताना है, ठीक है। सुशासन क्या होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं गुड गवर्नेंस, यानी अगर कोई सरकार है वो अच्छे से काम कर रही है,
जनता की भलाई कर रही है, जनता की भलाई के लिए काम कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सुशासन बोलते हैं। ठीक है, सुशासन क्या है? सुशासन का अर्थ देखिए, तो सुशासन का अर्थ ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें सरकार जनता के हित में ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करे। ठीक है, यानी सुशासन का मतलब, गुड गवर्नेंस का मतलब है कि सरकार जो है जनता के हित में, यानी जनता को फायदा पहुंचाने के लिए काम करे ईमानदारी से। क्या सरकार ईमानदारी से काम करती है? तो आप कहोगे नहीं, कई जगह पे घोटाले सामने आते हैं, कई जगह पे बहुत तरह की कमियां होती हैं, पारदर्शिता नहीं होती है। ठीक है, जिम्मेदारी कई जगह पे नहीं देखने को मिलती है, तो ये कमियां होती है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उसको सुशासन कह सकते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है कि जो जनता है उसका जीवन स्तर सुधर जाए, न्याय मिले जनता को, विकास को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, सुशासन जो है लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और जन भागीदारी पे आधारित होता है। यानी सुशासन जो होता है, एक बेहतरीन शासन जो होगा उसमें लोकतांत्रिक मूल्य होंगे। ठीक है, लोकतंत्र के हिसाब से वो चलेगा, और कानून का शासन होगा, कानून के हिसाब से वहां पे शासन होगा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा। जन भागीदारी यानी जनता की भागीदारी भी वहां पे, जहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी वहां पे जनता की भागीदारी तो होगी। ठीक है, अब सुशासन के कुछ प्रमुख सिद्धांत क्या होते हैं? इसमें होती है जवाबदेही, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जवाबदेही। यानी कि सुशासन का सबसे इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है वो है जवाबदेही। सरकार और प्रशासन जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। यदि किसी सरकारी विभाग से या किसी सरकारी अधिकारी से कोई गलती हो जाती है तो उसे उसका उत्तर देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जवाबदेही से क्या फायदा होगा? भ्रष्टाचार कम होगा, प्रशासन में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है, सरकारी योजनाओं का लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करना। अगर जनता को सरकारी योजना का सारा डेटा उसके पास है तो कहीं ना कहीं क्या होगा? एक अच्छी व्यवस्था उसको माना जा सकता है। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। तो पारदर्शिता का मतलब है कि सरकारी जो काम है, ठीक है, और जो निर्णय है वो जनता के खुले और स्पष्ट हो, जनता के लिए खुले हो और स्पष्ट हो। नागरिकों को यानी जनता को सरकार की जो पॉलिसी है और जो सरकार की योजना है उसके बारे में पूरी जानकारी आसानी से मिलनी चाहिए। यानी सरकार कोई पॉलिसी लेकर आ रही है तो जनता को उसकी पूरी जानकारी डिटेल में होनी चाहिए। ठीक है, पारदर्शिता होनी चाहिए, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार कम होएगा और जनता का विश्वास भी मजबूत होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमारे यहाँ पे एक अधिकार है जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, सूचना का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो किसी सरकारी विभाग से अपने कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो लिखित रूप में पूछ सकता है और सरकारी विभाग को उसका जवाब देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भागीदारी। तो सुशासन में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी मानी जाती है। महिला, गरीब, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग, ठीक है, सभी निर्णय प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तभी वो सुशासन कहलाएगा। और लोकतंत्र की सफलता जन भागीदारी पे ही निर्भर करती है, क्योंकि हमने पढ़ा था सुशासन में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही गुड गवर्नेंस माना जाता है, ज्यादातर ऐसा होता है। आगे चलते हैं, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। यानी सुशासन में सभी नागरिक कानून के समान, ठीक है, यानी कानून के सामने समान होंगे। कहने का मतलब है कोई अमीर व्यक्ति है, ठीक है, दूसरी तरफ कोई गरीब व्यक्ति है, लेकिन कानून के नजर में दोनों ही समान होंगे। ठीक है, अगर अगर अमीर व्यक्ति कोई क्राइम करेगा तो उसको भी वही सजा मिलेगी जो गरीब व्यक्ति अगर उसी सेम क्राइम को करता है। ठीक है, यानी सबके लिए कानून समान होगा। सरकार भी कानून के अनुसार काम करेगी, सरकार भी कानून के खिलाफ नहीं जा सकती है। ठीक है, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, निष्पक्ष होगी, जनता वहां पे जा सकती है। ठीक है, तो ये जो होता है इसको कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व। सरकार को नागरिकों की समस्या और आवश्यकताओं पर शीघ्र प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यानी मान लो जनता के साथ कोई समस्या आ जाए तो सरकार को तुरंत उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। जनता की कोई शिकायत है तो समय पर उसका समाधान करना चाहिए, इसी को सुशासन कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आपदा या संकट का समय आ जाए तो तुरंत सरकार जो है सहायता पहुंचाए, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट है न्याय और समावेशिता। सुशासन का उद्देश्य होता है कि समाज में सभी वर्ग को समान अवसर मिल सके, सामाजिक न्याय मिल सके। ठीक है, कोई भी व्यक्ति विकास की प्रक्रिया से बाहर ना हो, सबको विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाए, सबको अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर मिले। महिलाओं, गरीबों और पिछड़े वर्गों को इनके विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे न्याय और समावेशिता, यानी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट है प्रभावशीलता और दक्षता। तो सरकार को उपलब्ध संसाधनों का सही और कुशल उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जो भी संसाधन उपलब्ध है सरकार को उसका सही उपयोग करना चाहिए। प्रशासन ऐसा होना चाहिए जो कम संसाधनों में अधिक लाभ प्रदान करे, इससे आर्थिक विकास और जन कल्याण दोनों संभव होते हैं।
सहमति आधारित निर्णय, सुशासन में विभिन्न समूहों और समुदायों के विचारों को ध्यान में रखकर डिसीजन लिए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? समाज में सामंजस्य और स्थिरता बनाए रखना इसका उद्देश्य होता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक। ये जो यूनिट है ना, इसमें दो टॉपिक है, वैसे एक नहीं दो टॉपिक है। एक तो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एक है न्यू पब्लिक सर्विस। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे ये जो आपका टिप्पणी वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में क्वेश्चन आता है ज्यादातर। और यहाँ पे क्या आपसे पूछा हुआ है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, यानी कि फीचर बताने आपको न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के, और ये कैसे डिफरेंट है। ठीक है, क्या अंतर है न्यू पब्लिक सर्विसेज में, तो इन दोनों में क्या अंतर है, इसकी क्या विशेषता है, ये आपसे पूछी हुई है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में ज्यादातर आते हैं, चाहे आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दिखे, लॉन्ग क्वेश्चन में दिखे, कहीं भी दिखे, पर ये क्वेश्चन पेपर में 100% आपको दिखेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इसको एनपीएम कहा जाता है, हिंदी में नव लोक प्रबंधन कहा जाता है। ठीक है, अब ये नव लोक प्रबंधन क्या है? ये प्रशासनिक अवधारणा है, एक अलग तरीके का कंसेप्ट है प्रशासन चलाने का। 20वीं शताब्दी के अंत में यह विकसित हुआ था, और जो पारंपरिक सरकारी प्रशासन चलाने की जो व्यवस्था चल रही थी, जो पुराने तरीके से जो व्यवस्था चल रही थी, जो धीमी थी, खर्चीली थी, अप्रभावी थी, ठीक है, तो इसके खिलाफ एक सुधार आंदोलन चला था, उसी को कहा जाता है एनपीएम। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि एक पुरानी व्यवस्था चल रही थी, उस पुरानी व्यवस्था के हिसाब से काम होते थे। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ? आवश्यकता पड़ी पुरानी व्यवस्था को हटाकर एक ऐसी व्यवस्था लाना जिससे काम तेजी से हो सके, तो इसी को कहा जाता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक है, सिंपल है, आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि प्रशासन जो है वो ज्यादा प्रभावी हो सके, कुशल हो सके, अच्छे से चले, ज्यादा जिम्मेदार हो सके और परिणाम आधारित हो सके। ठीक है, यानी कि प्रशासन बेहतरीन हो सके, ये इसका मेन उद्देश्य था। एनपीएम में क्या है? निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर की प्रबंधन तकनीकों को सार्वजनिक प्रशासन में लागू करने पे जोर दिया गया। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको बता दूं, एक होता है सरकारी संस्था, एक होता है प्राइवेट संस्था। ठीक है, जिसको हम कहेंगे निजी संस्था। अब इसका एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मान लो कोई सरकारी स्कूल है, कोई प्राइवेट स्कूल है, कोई सरकारी अस्पताल है, कोई प्राइवेट अस्पताल है, कुछ भी एक कोई भी एग्जाम्पल आप अपने मन में सोच लो। ठीक है, अब देखो जो सरकारी संस्था होगी, मान लो मैं एग्जाम्पल स्कूल का ले लेता हूं, मान लीजिए जो सरकारी स्कूल है और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल है। ठीक है, प्राइवेट स्कूल है, तो जो सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था होगी, प्राइवेट स्कूल में उससे अलग व्यवस्था होगी, क्योंकि निजी संस्थान में अलग तरीके से काम होता है और निजी संस्थान में काम थोड़ा बेहतर होता है सरकारी संस्थान के मुकाबले। आप सभी जानते हो सरकारी काम कैसा होता है हमारे देश में, आपको अच्छे से पता है, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये बात की गई कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर वाली चीजों को इसमें सरकारी संस्थानों में अपना लें तो यहाँ पे भी काम बहुत तेजी से होने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज जो थी, इसी को एनपीएम यानी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के नाम से हम जानते हैं। इससे क्या होगा? इससे समय पे काम हो जाएगा और बेहतर काम हो सकेगा। तो चलिए समझते हैं। एनपीएम के जो उद्देश्य है उसमें 3 ईज है। तो 3 ई क्या है? पहला ई है एफिशिएंसी, दूसरा ई है इकोनॉमी और तीसरा है इफेक्टिवनेस। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब है कि कम संसाधन में भी अच्छी सेवा प्रदान करना, यानी संसाधन कम है लेकिन बेहतरीन सेवा देनी है। ठीक है, यानी कम खर्च में ज्यादा काम करना है। अर्थव्यवस्था का मतलब है सरकारी संसाधनों की बर्बादी को रोकना, क्योंकि सरकारी संसाधन बहुत बर्बाद होते हैं, बहुत बर्बाद होते हैं, बहुत ज्यादा पैसा बहाया जाता है, बर्बाद किया जाता है, इसको रोकना है। सरकारी खर्च को कंट्रोल करना है। ठीक है, प्रभावशीलता यानी सरकारी योजनाओं और नीतियों से सही परिणाम प्राप्त करना। ठीक है, ताकि समस्याओं का सही समाधान हो सके। आपको पता ही है कि सरकारी जो योजना होती है, जो पॉलिसी होती है, वो सरकार बना देती है, लागू भी कर देती है, लेकिन कई बार उसका फायदा सबको नहीं मिल पाता है। तो उसको ऐसे करना ताकि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस समस्या का तुरंत समाधान हो सके। तो ये इसके 3, ठीक है, प्रमुख उद्देश्य हैं। एनपीएम के प्रमुख विचारक कौन है जो इसको सपोर्ट करते हैं इस विचारधारा को? तो ये डेविड ऑसबॉर्न हो जाएंगे, टेड गेलर हो जाएंगे, ठीक है, क्रिस्टोफर हुड हो जाएंगे। तो ये विद्वान हैं जो इस नई व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं, यानी इसको सही मानते हैं। अब एनपीएम की विशेषता क्या है? तो इसका विशेषता जो है वो है प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन, यानी सरकारी कर्मचारियों का मूल्यांकन उनके काम के आधार पे, ठीक है, किया जाना चाहिए कि वो काम कैसा कर रहे हैं। फिर दूसरा है लागत में कमी, सरकारी खर्च कम करने पे जोर दिया जाता है, कम खर्च में ज्यादा सेवा हो सके। फिर है प्रबंधन की स्वतंत्रता, अधिकारियों को निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता दी जाती है। नेक्स्ट है ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण,
नागरिकों को ग्राहक की तरह माना जाता है और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। यानी इसमें सरकार जो है वो नागरिक यानी प्रशासन जो है वो जनता को क्या मानेगा, ग्राहक मानेगा, कस्टमर मानेगा, और ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करेगा, उसको महत्व देगा। फिर विकेंद्रीकरण यानी शक्ति और जिम्मेदारी जो होती है निचले स्तर तक बांटी जाती है, ठीक है। अब ये विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई अधिकारी है, मान लो कोई अधिकारी है, उसको कुछ पावर मिली हुई है, फिर उसके नीचे जो दूसरा अधिकारी है उसको कुछ पावर मिली है, कुछ जिम्मेदारी मिली है, फिर उससे नीचे जो कर्मचारी है उसको कुछ अलग पावर मिली हुई है, यानी शक्तियों को और जिम्मेदारियों को बांट दिया जाता है, ठीक है, निचले लेवल तक, तो इसको विकेंद्रीकरण कहा जाता है। फिर सूचना तकनीक का उपयोग यानी बेहतर सेवा वितरण के लिए आईटी और डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि बेहतर सेवा के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे आज के समय में ऑनलाइन सर्विसेज है, ई गवर्नेंस है, ताकि काम जो है वो प्रशासन जो है बेहतरीन तरीके से चल सके। फिर निजी क्षेत्र की तकनीकों का उपयोग यानी सरकारी प्रशासन में जो प्राइवेट कंपनियों की जो काम करने का तरीका है उसको अपनाना, जैसे प्रतियोगिता होनी चाहिए, लक्ष्य आधारित काम होना चाहिए, प्रदर्शन का मूल्यांकन भी होना चाहिए, ठीक है, टारगेट होना चाहिए, और काम कैसा हुआ उसका मूल्यांकन होना चाहिए, जैसे प्राइवेट कंपनियों में होता है उसी तरीके से इसको देखना है। नेक्स्ट है एनपीएम का महत्व। एनपीएम ने प्रशासन में कई सुधार किए हैं, प्रशासन को तेज बनाया, ठीक है, एनपीएम के आने से प्रशासन तेज हो गया, यानी काम जल्दी होने लगे, सरकारी खर्च भी कम हो गया, सेवा की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो बढ़ गई, जवाबदेही भी बढ़ चुकी थी, नागरिक सेवाओं को भी बेहतर बनाया गया, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, इससे सुधार हुए। एनपीएम का सैद्धांतिक आधार क्या है, तो इसमें 3 सिद्धांत है, नव अधिकार दर्शन, लोक चयन दृष्टिकोण और नव टेलरवाद, ठीक है। अब तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहला है नव अधिकार, ये 1950 के दशक के बाद विकसित हुआ था। इसमें यह माना जाता था कि सरकार का आकार जो है छोटा होना चाहिए, सरकार का आकार छोटा होना चाहिए, उसके जो मंत्री वगैरह होते हैं वो भी कम होने चाहिए, ठीक है, ताकि डिसीजन वो जल्दी ले सके। फिर निजीकरण को बढ़ावा देना, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए, मुक्त बाजार व्यवस्था को अपनाना चाहिए, ठीक है, सरकारी नियंत्रण कम करने पे जोर दिया गया। तो ये तो थी पहली सिद्धांत। फिर दूसरा दृष्टिकोण जो है वो है 1960 के दशक में काफी फेमस हुआ था। इसमें कहा गया था कि प्रशासन में लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ानी चाहिए, ठीक है, ये लोकतांत्रिकरण को ज्यादा अच्छा मानता है, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने की बात करता है, शक्ति जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में बांटनी है, ठीक है, जिम्मेदारियां बांटनी है, ये सारी चीजें। तीसरी जो है नव टेलरवाद, ये 1970 के दशक में विकसित हुआ। इसमें यह माना गया कि जो भी काम होगा वो वैज्ञानिक तरीके से करना है, प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है, काम कैसा हुआ है उसको उसका निरीक्षण करना है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करना, ठीक है, काम की दक्षता को बढ़ाना। तो ये क्या है, ये तीसरी जो दृष्टिकोण है इसमें ये बताया गया है। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है, अब शुरू हो जाता है दूसरा टॉपिक। अभी हमने क्या पढ़ा था, एनपीएम, ठीक है, और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अब पढ़ेंगे एनपीएस यानी न्यू पब्लिक सर्विस, ये दूसरा टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नव लोक सेवा एक आधुनिक प्रशासनिक दृष्टिकोण है, यानी आज के समय में एक नया दृष्टिकोण के रूप में हम इसको देख सकते हैं। ये नागरिकों की सेवा और सार्वजनिक हित को सबसे महत्वपूर्ण मानता है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, जनता की सेवा। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना, ठीक है, जनता की भागीदारी बढ़े, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया जा सके, सार्वजनिक हितों की रक्षा हो सके, ये इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। अब एनपीएस की मुख्य बातें क्या है, इसकी मुख्य बातें यह है कि नागरिक केवल ग्राहक नहीं है। एनपीएम में हमने क्या पढ़ा था, नागरिक को ग्राहक की तरह माना गया था, यहाँ पे नागरिक केवल ग्राहक नहीं है बल्कि उसको सहभागी माना गया है। सरकारी कर्मचारियों का मेन काम जो है जनता की सेवा करना है, प्रशासन को नैतिक होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए जनता के प्रति, ठीक है, सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ये एनपीएस में मुख्य बातें मानी जाती है। अब एनपीएस के पूर्ववर्ती विचार, ठीक है, पहले के क्या विचार थे, इससे पहले के ये था कि लोकतांत्रिक नागरिकता यानी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, ऐसा माना जाता था। नागरिक समाज का विचार यानी समाज और नागरिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसा माना जाता था। संगठनात्मक मानववाद, तो संगठनात्मक मानववाद में यह माना जाता था कि प्रशासन में जो मानवीय मूल्य हैं इसको महत्व देना चाहिए, ठीक है। हालांकि प्रशासन में मानवीय मूल्यों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, कभी भी याद रखना। फिर नव लोक सेवा सिद्धांत जो है इसमें थोड़ा सा बदलाव आया। क्या बदलाव आया, इसमें नागरिकों की सेवा करें, ये माना जाने लगा कि जनता की सेवा करनी चाहिए, ठीक है, सरकारी कर्मचारियों का काम है जनता की सेवा करना, सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देना यानी व्यक्तिगत लाभ से अधिक समाज के हित पे ध्यान देना है, यानी किसी को पर्सनल फायदा पहुंचाने की बजाय पूरे समाज को फायदा पहुंचाने पे ध्यान देना चाहिए। फिर लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान यानी नागरिकों की भागीदारी और अधिकारों को महत्व देना,
नेक्स्ट है रणनीतिक सोच और लोकतांत्रिक कार्य। तो योजनाएं बनाते समय जनता के सहयोग को शामिल करना चाहिए, ठीक है। नैतिकता और जिम्मेदारी, यानी प्रशासन में नैतिकता और उत्तरदायित्व बनाए रखना। सेवा करें, नियंत्रण नहीं, यानी सरकार का काम जो है नागरिकों पर शासन करना नहीं बल्कि उनकी सेवा करना है, ये इसमें माना जाने लगा था। लोगों को महत्व देना, यानी नागरिक और कर्मचारी दोनों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पे थोड़ा सा सोच में बदलाव आया। अब हम एक बार ना दोनों को कंपेयर करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक तरफ है एनपीएम और दूसरी तरफ है एनपीएस। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या हमें अंतर दिखेगा? तो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि दक्षता और परिणाम को बढ़ाना, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य होता है सार्वजनिक हित, यानी जनता का हित हो सके और सबकी सेवा हो सके, ठीक है। इसमें नागरिक को ग्राहक माना जाता है, लेकिन यहाँ पे उसको ग्राहक की जगह सहभागी माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे नियंत्रण और प्रबंधन, कंट्रोल करना, मैनेजमेंट करना, इस पे ज्यादा महत्व दिया जाता है, सरकार की भूमिका होती है। यहाँ पे सेवा और सहयोग, यानी सरकार सेवा और सहयोग करेगी। इसका आधार जो होता है आर्थिक सोच, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ हो सके, यहाँ पे लोकतांत्रिक सोच है इसकी, ठीक है। प्राथमिकता इसमें बाजार आधारित सुधार होते हैं, लेकिन इसमें नागरिक का कल्याण यानी वेलफेयर स्टेट की तरह इसको देखा जाता है। फिर निजी क्षेत्र की तकनीक को यहाँ पे अपनाया जाता है, यहाँ पे सार्वजनिक सेवाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? अंतर है इन दोनों में। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, लोक प्रशासन में नारीवादी दृष्टिकोण, यानी जो फेमिनिज्म वाला नजरिया है उसके आधार से अगर हम देखें प्रशासन की व्यापक समझ को, तो नारीवादी दृष्टिकोण ने क्या, ठीक है, उसको क्या महत्व है, उसको ये समझना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, नारीवादी दृष्टिकोण जो है ये लोक प्रशासन में के अध्ययन की एक आधुनिक और महत्वपूर्ण धारा है। आपको पता है, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो समाज है, ठीक है, अपना जो समाज है वो कैसा समाज है? हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है। यानी पुरुष को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ज्यादा शक्ति, ज्यादा पावर किसके पास होती है? पुरुष के पास होती है। ज्यादा अधिकार किसको दिए जाते थे? पुरुष को दिए जाते थे। महिलाओं को ज्यादा अधिकार नहीं दिए जाते थे, ठीक है। प्रशासन में महिलाओं की भूमिका भी नहीं होती थी। लेकिन ये जो नया नजरिया है ये कहता है कि प्रशासन में महिलाओं की सुनिश्चित भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो ये एक आधुनिक अध्ययन का क्षेत्र आप इसको मान सकते हो। यह दृष्टिकोण बताता है कि प्रशासन में महिलाओं की स्थिति, लैंगिक असमानता, सत्ता संबंधों तथा निर्णय निर्माण में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष बल देता है। यानी ये कहता है कि प्रशासन में महिलाओं की स्थिति मजबूत होनी चाहिए, किसी भी तरीके से लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, जेंडर को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सत्ता संबंधी जो निर्णय होते हैं, डिसीजन होते हैं, उसमें भी महिलाओं को शामिल करना चाहिए, यानी डिसीजन में महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। फिर नारीवादी विचारक मानते हैं कि पारंपरिक जो लोक प्रशासन है, यानी जो चला आ रहा है लोक प्रशासन, वो पुरुष प्रधान रहा है, यानी पुरुष ही मुखिया रहता था वहां पे। इसलिए प्रशासन को अधिक संवेदनशील, समावेशी और न्यायपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन में नारीवादी दृष्टिकोण का योगदान। तो यहाँ पे समझते हैं प्रशासन की पुरुष प्रधान प्रकृति की आलोचना, ठीक है। यानी लोक प्रशासन में नारीवादी दृष्टिकोण जो है इसका क्या योगदान है, इसको देखते हैं। तो पुरुष प्रधान प्रकृति, इसकी आलोचना करते हैं नारीवादी, वो इस चीज को अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है। तो देखिए, नारीवादी दृष्टिकोण ने स्पष्ट किया है कि पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था में पुरुषों का प्रभुत्व रहा है, सारी शक्ति पुरुषों के पास रही है, पुरुष ही राज करता था, पुरुष ही अधिकारी होता था, वही डिसीजन लेता था, ठीक है। तो ये माना जाता है। महिलाओं को ना तो डिसीजन लेने में, ना ही पॉलिसी बनाने में, ना ही उच्च प्रशासनिक पदों पे ज्यादा अवसर मिले ही नहीं है महिलाओं को, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण ने प्रशासन में लैंगिक समानता की आवश्यकता को सामने रखा है कि महिला पुरुष को बराबर मानना चाहिए, महिलाओं को भी अधिकार मिलने चाहिए। नेक्स्ट है लैंगिक समानता पर बल। नारीवादी मानते हैं कि समान अवसर मिलने चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है, पुरुष महिला को। यानी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए, उनके बराबर काम के लिए वेतन भी मिलना चाहिए। इसने महिलाओं के प्रति भेदभाव को चुनौती दी है, क्योंकि महिलाओं के साथ भेदभाव होता था, तो उसी चीज को इसने सामने रखा है, ठीक है। प्रशासनिक संस्थाओं को अधिक लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास किया है। फिर प्रशासन को मानवीय और संवेदनशील बनाना। नारीवादी दृष्टिकोण ने प्रशासन को, ठीक है, प्रशासन को केवल नियम और प्रक्रिया तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मानवीय मूल्यों से भी जोड़ा है। यानी इसमें सहानुभूति, सहयोग, संवेदनशीलता, देखभाल जैसे मूल्यों को महत्व दिया, ठीक है, नारीवादी दृष्टिकोण ने। वरना सही बताऊं तो ज्यादा, मतलब जो भी इससे पहले के जो ट्रेडिशनल जो
दृष्टिकोण थे, नजरिए थे, तरीके थे, उसमें इनको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, ठीक है, यानी मूल्यों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन नारीवादी दृष्टिकोण इसको महत्व देता है। इसके कारण प्रशासन जो है जनता केंद्रित बनने लगा। फिर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, इस दृष्टिकोण ने प्रशासन में और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पे जोर दिया, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं में भी महिलाओं को आरक्षण तथा महिला नेतृत्व को प्रोत्साहन जो आज मिल रहा है वो इसी सोच का परिणाम है। आप देखते हो ना, कहते हैं कि संसद में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, पंचायती व्यवस्था में इनको आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि वहां पे भी इनकी स्थिति हो सके और डिसीजन जो महिलाओं के द्वारा भी लिया जा सके। नीति निर्माण में महिला मुद्दों को शामिल करना, यानी जब पॉलिसी बनाई जाएगी तो महिलाओं के मुद्दों को भी शामिल किया जाए, ठीक है। तो नारीवादी दृष्टिकोण ने महिलाओं से जुड़े मुद्दे, जैसे मान लो शिक्षा हो गया, महिला को शिक्षा देना, उनकी स्वास्थ्य देखना, घरेलू हिंसा के प्रति, ठीक है, घरेलू हिंसा हो रही है तो उसके प्रति सख्त कानून लाना, कार्यस्थल पे उत्पीड़न होता है तो उसको हैंडल करना, मातृत्व सुरक्षा, तो ये सारी जो चीजें हैं ये महिलाओं से संबंधित है। तो पॉलिसी में इसको भी डालना चाहिए, यानी कि इस तरीके के पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें महिलाओं के मुद्दे शामिल किए जाएं, ठीक है। फिर है प्रशासनिक अध्ययन के दायरे का विस्तार। इस दृष्टिकोण ने लोक प्रशासन के अध्ययन को केवल संगठन और प्रबंधन तक सीमित नहीं रखा, इसने परिवार, समाज, संस्कृति और लैंगिक संबंधों को भी प्रशासनिक विश्लेषण में शामिल किया, ठीक है। यानी कि केवल आप ये मत मानना कि इस दृष्टिकोण ने प्रशासन के अध्ययन में केवल संगठन और प्रबंधन समझ रहे हैं, बल्कि इसमें परिवार को समझ रहे हैं, समाज, संस्कृति, लैंगिक संबंध, इसको भी देखा जाने लगा है। तो ये क्या है, ये जो फेमिनिज्म यानी ये जो नारीवाद वाला जो नजरिया है इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करना। तो नारीवादी दृष्टिकोण जो है सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों को बढ़ावा देती है, ठीक है, यानी समाज में सबको न्याय मिले, समानता मिले, ठीक है, मानव अधिकारों को बढ़ावा मिल सके। ये प्रशासन को कमजोर और वंचित वर्गों के प्रति जिम्मेदार बनाने का प्रयास करता है। नारीवादी दृष्टिकोण की आलोचना, कुछ विद्वानों के अनुसार ये दृष्टिकोण जो है महिलाओं के मुद्दे पे ज्यादा केंद्रित है, बस महिला महिला की बात करता है, कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं। कई बार ये प्रशासनिक दक्षता की तुलना में सामाजिक मुद्दों के पे ज्यादा महत्व देता है, यानी प्रशासन को सुधारने की बजाय सामाजिक मुद्दों पे ध्यान देता है कई बार, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। विकासशील देशों में इसकी व्यवहारिक सीमाएं भी देखी जा सकती है, यानी विकासशील देशों में इसको लागू कर पाना उतना अच्छे से पॉसिबल है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो नारीवादी जो दृष्टिकोण है इसने लोक प्रशासन में उसको और अधिक समावेशी बनाने का प्रयास किया, लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास किया और महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया, ठीक है। जो पुरानी पुरुष प्रधान सोच चली आ रही थी उसको इसने चुनौती दिया। तो ये चीज आपको यहाँ पे बतानी थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिजिटल गवर्नेंस, ठीक है, डिजिटल अभिशासन, इसको देखते हैं। तो डिजिटल गवर्नेंस का अर्थ है सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और इंटरनेट का उपयोग करके प्रशासन को ज्यादा प्रभावशाली बनाना, ठीक है, ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना। आपको पता है आज के समय में इंटरनेट हर जगह है, सारे काम जो है अब ऑनलाइन हो जाते हैं, तो इसी को कहा जाता है डिजिटल गवर्नेंस, ठीक है। इसका उद्देश्य होता है कि नागरिकों को बेहतर और तेज सेवा मिल सके। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, जैसे किसी को बिजली का बिल जमा करना है तो बिजली का बिल जमा करने के लिए क्या करेगा, वो पर्टिकुलर टाइम निकालेगा और बिजली दफ्तर में जाएगा, वहां पे लाइन लगी होगी, लाइन में खड़ा होगा, ठीक है, तब जाके बिजली का बिल जमा होता था। ये पहले का प्रोसेस था। लेकिन अब क्या है, जब से सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है, घर बैठे बैठे एक दो क्लिक करने और अपने आप ही बिजली का बिल पे हो जाता है, ठीक है। हमें रेल की टिकट बुक करनी है तो हमें लाइनों में नहीं लगना, हम अपने फोन से ही बुक कर पाते हैं। इसको कहा जाता है डिजिटल गवर्नेंस, यानी इंटरनेट का इस्तेमाल करके, ठीक है, संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके जनता के लिए जो सर्विसेज होती है, सुविधाएं होती है, उसको तेज करना। फिर है डिजिटल गवर्नेंस की मुख्य विशेषता, इसमें पारदर्शिता होती है, यानी सरकारी जानकारी जो है इंटरनेट पे उपलब्ध होती है, ठीक है। नागरिक आसानी से योजना और सेवाओं की जानकारी ले सकते हैं। जवाबदेही, यानी सरकार और प्रशासन अपने कार्यों के लिए ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं। नागरिक जो है शिकायत भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कर सकते हैं। तेज सेवा वितरण, सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती है। समय और कागजी कार्रवाई थोड़ी इसमें कम होती है, सब कुछ ऑनलाइन होता है तो जल्दी काम हो जाता है। नागरिक सहभागिता, नागरिक निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, ऑनलाइन सुझाव दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। सूचना और संचार, यानी तकनीक का उपयोग किया जाता है, टेक्नोलॉजिया का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, डिजिटल प्लेटफॉर्म के होने के कारण सारी सुविधाएं जो है आसानी से उपलब्ध हो पाई हैं। डिजिटल गवर्नेंस के उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है प्रशासन को सिंपल बनाना,
और प्रभावी बनाना, ठीक है। जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, उसको कम करना, जनता को शीघ्र सेवाएं देना, ठीक है। शासन में पारदर्शिता बढ़ाना, सरकार और नागरिक के बीच में एक संबंध मजबूत हो सके, इसको करना। अब ये जो डिजिटल गवर्नेंस है, इसके मुख्य भाग क्या होते हैं? आपने ई प्रशासन सुना होगा, ठीक है। प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल माध्यम से करना ही ई प्रशासन कहलाता है। ई सेवाएं आपने सुना होगा, यानी इंटरनेट पे आजकल सारी सुविधाएं उपलब्ध है, इसको ई सेवाएं कहते हैं। जैसे आपको कोई प्रमाण पत्र बनवाना है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिजली का बिल भरना है, ऑनलाइन कर सकते हो। पानी का बिल भरना है, ऑनलाइन कर सकते हो। पासपोर्ट बनवाना है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो घर बैठे ऑनलाइन होने लगा है, साइबर कैफे से होने लगा है काम, इसको ई सेवाएं कहा जाता है। ई शासन यानी शासन और नीति निर्माण में भी तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा है। फिर डिजिटल गवर्नेंस के फायदे क्या हैं? फायदे ये हैं कि नागरिकों के लिए सेवाएं जो है घर बैठे मिल जाती हैं, समय और पैसे की बचत होती है, जानकारी आसानी से इंटरनेट पे उपलब्ध है। सरकार के लिए क्या फायदा हो सकता है? प्रशासन जो है ज्यादा कुशल बन गया है, रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। भ्रष्टाचार भी यहाँ पे क्या होता है? कम होता है। डिजिटल गवर्नेंस और सुशासन, डिजिटल गवर्नेंस में अच्छे शासन को बढ़ावा देता है, ठीक है। प्रशासन को पारदर्शी और प्रभावी बनाता है, जनता के बीच में विश्वास बढ़ाता है और जनता के लिए प्रशासन आसान भी हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लास्ट में निष्कर्ष बता देना कि इसके क्या फायदे हैं, 2-3 लाइन में बता के इसको खत्म कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना ये वीडियो ये खत्म हो जाता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिए हैं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। मैं आपके बाकी सब्जेक्ट की वीडियो भी बहुत जल्दी ला दूंगा।